आयुर्वेदा में नाड़ी परीक्षण ये पहला टूल है कि हम लोग पेशेंट की प्रकृति पहचान जाते हैं। क्या तो आयुर्वेद इज समथिंग कि आपकी बॉडी खुद से ही हील हो पाती है। आयुर्वेद क्या कहता है कि रूट कॉज के ऊपर अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो वो व्याधि बढ़ेगा नहीं। और आयुर्वेदा में कैसे बोला गया है कि आपको 70% ऑफ योर हंगर ही खाना है। अच्छा, पूरा पेट भर के पूरा पेट 100% नहीं खाना है। 110% तो नहीं बिल्कुल भी खाना नहीं। है, नहीं। ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है, ऐसे नहीं है कि आज चालू हुआ है। पुराने सालों से यही टेक्निक्स यूज की जाती। हम लोग ने इसके ऊपर रिसर्च करके इंस्टेंटली रिजल्ट कैसे मिले इसके लिए काम किया। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। आज हमने बात की डॉक्टर रुचा पाई से। शी इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और दिमाग में जितने सारे भ्रम थे, क्वेश्चंस थे, जो आइडियाज नहीं थे, सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों के बिहाफ से। जो बेसिक सवाल होते हैं कि आयुर्वेदा या एलोपैथी, कुछ कंफ्यूजन जो दिमाग में है कि कौन से दोष होना चाहिए या दोषा जो होता है, जो प्रवृत्ति होती है इंसान के, वो होने भी चाहिए कि कंट्रोल में होने चाहिए या हर एक इंसान में अलग अलग होने चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने क्लियरली इनसे पूछे और इन्होंने इतने अच्छे से जवाब दिया कि कॉन्वर्सेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग के सवाल के भी जवाब दे सकती हूँ। तो चलिए, मुझसे नहीं, फिलहाल इन्हीं से पूछते हैं वो सारे सवाल आप लोगों के साथ। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो, डॉक्टर रुचा पाई। आई एम सो ग्लैड कि आज आप आई और आज आपके साथ मैं ऐसे सवाल पूछूंगी जो कई बेसिक भी होंगे। आपको लगेगा मतलब ये तो आपके लिए बहुत बेसिक है, लेकिन एक आम जनता के लिए दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं बेसिक से लेके इंटरमीडिएट और एकदम डिफिकल्ट, जिसमें एकदम समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन मैं पूछ पूछ के उसकी सिंप्लीफाइड जवाब आपसे लूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इधर आने में। और ये अलग है, टॉपिक अलग है अपना, तो आपको जानने में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको पहले पता ही नहीं रहेंगी। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आयुर्वेदा 5000 ईयर्स ओल्ड शास्त्र है। तो उसमें जो शास्त्र है वो बदला नहीं है। आज भी हम जो वैद्य है वही शास्त्र आगे लेके जा रहे हैं। जो पहले लिखा हुआ है 5000 साल पुराना है, बट फिर भी आज भी देखेंगे तो वो आज भी एप्लीकेबल है। एब्सोल्युटली। पहले तो ऐसा ही लगता है कि जब हमारे देश में ही पैदा हुआ चीज, जैसे Correct. कि योगा, वैद्य, ये हाँ. शब्द आपने जो बोला, जो आज हम डॉक्टर्स बोलते हैं, हाँ, तो वो हमारे देश में बहुत 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 साल पुराने जमाने से ही था। संजीवनी बूटी बोले करेक्ट। या ऐसा कुछ, तो मतलब हमारे वेद में भी लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में। बट हम धीरे धीरे मॉडर्नाइज्ड और क्विक चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी चीज़ का जैसे रिकग्निशन हम लोग को बाहर से मिल जाता है, फिर हम वापस उसके पीछे भागते हैं। जैसे मुझे थोड़ा बहुत योगा के बारे में ऐसा लग रहा है, क्योंकि वेस्ट हैज बिकम वेरी अवेयर अबाउट योगा नाउ। तो इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट योगा, योगा योगा करना चाहिए एंड ऑल। सो टुडे वी विल गो गेट बैक टू आयुर्वेदा एंड लर्न अ लॉट अबाउट इट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सच है कि आयुर्वेदा में आप ऐसे एक इंसान को सामने से देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। हम लोग को यही सिखाया गया है आयुर्वेद में कि हर एक इंसान अलग है, हर एक की प्रकृति भी अलग है। कोई भी इंसान सेम नहीं रहेगा, तो उसको मेडिसिन भी सेम कैसे दे, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे। उसको सेम मेडिसिन, तीनों प्रकृति को एक ही मेडिसिन नहीं काम करेगा, तो हर प्रकृति के लिए अलग मेडिसिन काम करेगा। उसके लिए देख के ही हम लोग को पहले पहचान जाना चाहिए कि इसमें वात बड़ा है, पित्त बड़ा है या कफ बड़ा है। 3 दोष होते हैं, 3 दोष रहते हैं, जिसमें वात, पित्त एंड और कफ कफ आता है। अब अभी पेशेंट्स पूछते हैं कि वात मतलब क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज वात। हाँ, तो वात इज समथिंग लाइक हम लोग की जो भी मूवमेंट हो रही है वो वात के वजह से हो रही है। ओके। जैसे अभी आंखें, हम लोग जो मूवमेंट है, आंखों की मूवमेंट है, पलके झपकाना वगैरह, वो भी वात के वजह से ही हो रही है।
अगर अपना वात बिगड़ गया, बॉडी में वात बिगड़ गया, तो जो मूवमेंट्स है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसीलिए जॉइंट पेन्स हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी मूवमेंट्स है वो खराब होना चालू हो जाती है। तो ये है वात, मतलब अपनी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है या ब्लड सर्कुलेशन है, एवरी मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वात। ओके सो इट ओके इज सो मच इम्पोर्टेंट इन अवर बॉडी, मतलब ब्लड सर्क्यूलेट होने के लिए उसके लिए कोई तो फोर्स चाहिए जो उसको लेके जाएगा, सो दैट इज अ वात। ओके तो ओके नॉट नेसेसरीली जो वात व्याधि बोलते हैं वो अलग चीज है। but Vata is not just gas. Yes, yes, Vata correct, is also about the मतलब movement of the blood flow. correct. जो क्योंकि जो मूवमेंट हो एंटी रही, ग्रेविटी ऊपर की correct, तरफ भी ब्लड जा रहा है correct, हमारे correct, सर की एंटी तरफ, ग्रेविटेशनल हाँ, फोर्स के तो वजह से, yes, उसके वो हमारे शरीर के अंदर जो घुमा रहा है दैट्स द वात. करेक्ट। अभी पित्त जो है तो ऐसे लगता है कि सिर्फ एसिडिटी मतलब पित्त है क्या? हाँ. तो नहीं, पित्त मतलब हम लोग के बॉडी में जो भी पचन हो रहा है, एक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, सो दैट इज अ पचन। सो कन्वर्जन जो भी हो रहा है वो पित्त के वजह से हो रहा है। सो अपना डाइजेशन वो भी हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि वो पित्त के वजह से होता है, उसको पाचक पित्त हम लोग बोलते हैं, और वो अग्नि के वजह से होता है, जिसे हम लोग जाठराग्नि कहते हैं, जो पेट में रहता है और हम लोग डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। हाँ. सो इट इज बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है अपना बॉडी का, जो सूर्य से ही कनेक्टेड है। इसीलिए जब सूर्य है तभी अपना पचन अच्छे से रहेगा, सूर्यास्त के बाद अपना पचन अच्छे से होता ही नहीं है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन अग्नि और पित्त। सो दैट इज अ पित्त। सो पित्त प्रकृति के लोग भी अलग रहते हैं, उनके सिम्टम्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहते हैं। और कफ मतलब अपने बॉडी का बांधा जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पित्त के वजह से, कफ के वजह से है, तो वो कफ है। कफ इज नॉट कफ. नहीं, कफ Okay. मतलब वो जैसे हम लोग के ब्लड में प्लेटलेट्स रहते हैं, दैट इज अ लिक्विड, बट दैट इज नॉट पित्त, सो दैट इज अ कफ। साइनोवियल फ्लूइड रहता है अपने पैरों में, जो जॉइंट्स की मूवमेंट होने के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, दैट इज समथिंग कफ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सो दैट इज नॉट Okay. समथिंग कि सिर्फ सर्दी खांसी मतलब कफ है, तो वैसे नहीं है। कफ दोष अलग है, अपने बॉडी का संधान कर्म जो जोड़ के रखा है अपने को, सब स्निग्धता है अपने बॉडी में जो सब, वो सब कफ के वजह से अपने को मिलती है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया कि वात, पित्त और कफ किस तरीके से एक्चुअली होना ही चाहिए. और अभी मुझे मतलब मेरा इसका नेक्स्ट मेरा सवाल था कि मतलब ये होना चाहिए कि एकदम कम होना चाहिए, ऐसा कुछ. नहीं, देखो But- हर एक के बॉडी में तीनों दोष है, कभी एक बढ़ जाएगा तो दूसरा कम होता है। तो इसीलिए अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त बढ़ने के वजह से जो डिसीजेस है अपने को वो हो जाते हैं, जैसे एसिडिटी है, हेडेक होना, यूरिक एसिड बढ़ना, गाउट होना, ये सब रिलेटेड टू पित्त है। अगर वात बढ़ गया तो वात से रिलेटेड 80 डिसीजेस आयुर्वेदा में बताए गए हैं। सो वात के वजह से सबसे ज्यादा डिसीजेस अपने को हो जाते हैं, जैसे पार्किंसंस है या पैरालिसिस अटैक है, ये सब वात बिगड़ने के वजह से हुए हैं। अभी वात इंपॉर्टेंट है बॉडी में, काम करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट वो विकृतावस्था में ही अपने को डिसीजेस होने लगते हैं। जैसे वो साम्यावस्था में है तो अपने को वो कुछ तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सब सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बट अगर वो बिगड़ गया तो वो अपने को तकलीफ देगा, तो वो पेशेंट को ये सब सिम्टम्स पहले से ही दिखने चालू हो जाते हैं। हाँ, तो इससे फिर मेरा पहला सवाल कि हाँ। आप देख के कैसे समझ सकते हैं? देखो, आयुर्वेदा में नाड़ी परीक्षण ये पहला टूल है कि हम लोग पेशेंट की प्रकृति पहचान जाते हैं। कि अगर हम लोग ये जो रिस्ट के नीचे पल्स रेडियल आर्टरी जो रहती है उसका पल्सेशन हम लोग देखते हैं, जो पल्स ज्यादा मतलब जो पल्सेशन ज्यादा है, पहला जो फिंगर रहता है वो ये पित्त का रहता है, वात का रहता है। पहला जो फिंगर रहता है ये वाला, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, दैट इज समथिंग फर्स्ट जो है वो हम लोग वात के लिए बोलते हैं। मिडिल फिंगर जो रहता है वो पित्त के लिए रहता है, और एंड का जो रहता है वो कफ दोष के लिए रहता है। तो ये कफ नाड़ी है, और जिस फिंगर के नीचे
पल्सेशन ज्यादा होता है वो अपनी पल्स रहती है, कि वात की है, पित्त की है या कफ की है। तो हम लोग में आयुर्वेदा में उसे सर्प गति कहा गया है। फ्रॉग, मतलब फ्रॉग कैसे जंप करता है वैसी उसकी गति रहती है, या हंस कैसे रहता है उसकी गति कैसी है वैसी वो पल्सेशन रहती है। बट ये बहुत ही, जो वैद्य है उनको ही वो अच्छे से समझ में आता है, और वो एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है। ऐसे नहीं है कि मैंने आज देखना चालू किया मुझे एक ही दिन में समझ में आना चालू हुआ। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनमें दो हार्ट रहते हैं, एक बेबी का और एक उनका। तो उसके वजह से उनकी पल्स है वो अलग सुनाई अच्छे से देती है, वो समझ में आ जाता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो नाड़ी से समझ में आ जाता है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है या कफ प्रकृति है, या वात पित्त मिक्सचर ऑफ प्रकृति है, या कफ पित्त है, या तीनों दोष बड़े होंगे तो त्रिदोषज प्रकृति आ जाती है। तो वो जो प्रकृति है वो अपने को कुछ तकलीफ नहीं देती है, वो अपनी बॉडी बचपन से ही लेके आती है, बाय बर्थ ही वो अपनी प्रकृति रहती है। अपने को सिर्फ वो समझना है कि अपनी प्रकृति कौन सी है। बहुत सारे वैद्य है जो ये समझाते भी है कि अपनी प्रकृति पहचानो, उसके हिसाब से जो डिसीजेस हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र क्या है, तो आयुष वेद आयुर्वेद, तो जीवन कैसे जीना चाहिए ये आयुर्वेद में बताया गया है। इसीलिए उसमें दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो भी सब आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये इतना शास्त्र है, इतना नॉलेज है उसमें, तो हम लोग वो अभी के जमाने में भी यूज कर सके वैसा वो शास्त्र है। तो वो इसीलिए हम लोग को वो समझ में आना चाहिए कि प्रकृति कौन सी है। अगर कफ प्रकृति वाले लोग हैं तो उनको सर्दी खांसी के प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। तो उनमें कफ दोष जो बढ़ा हुआ है अगर वो नॉर्मल में आ गया तो उनको वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सो इसके लिए आयुर्वेद क्या बोलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप बीमार ना पड़ो इसके लिए भी आपको दवा लेनी चाहिए। सिर्फ बीमार पड़ने के बाद अगर आप दवाई लोगे तो वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। तो आयुर्वेद इज समथिंग कि आपकी बॉडी खुद से ही हील हो पाती है, मतलब दैट इज हीलिंग पावर अपने बॉडी में ही रहती है। अगर आज आपको बुखार है तो वो अपने आप से ही कम होगा। आज आपने पैरासिटामोल या जो दवा ले ली, बट एक दिन अच्छे से काम करोगे, बाद में रिपोर्ट्स में दिखेगा कि अरे यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए बॉडी को अगर सर्दी भी हो गई, 2 दिन सर्दी बहेगी और क्या होगा, बट खुद से तो हील होगी ना। बाद में अपने बॉडी को वो पावर दी गई है कि आप खुद से भी कवर हो सकते हो। जो मेडिसिन 7 दिन लेने के बाद ही आपको फर्क पड़ने वाला है, 2 दिन में वैसे भी नहीं पड़ने वाला है, तो 7 दिन में वो हीलिंग पावर अपना बढ़ाना, ये आयुर्वेद काम कर रहा है। ओके, सो इट इज लाइक जैसे हम एंटीबायोटिक में बोलते हैं कि दवाई लोगे तो 7 दिन और दवाई नहीं लोगे तो 1 हफ्ता। हाँ तो मतलब चीज है कि वही कर रहा है, हाँ बट इट इज जस्ट दैट आपको एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ, मैंने दवाई ली। दवाई ले ली है इसीलिए मैं ठीक हो रही हूँ। तो हाँ, एंड सेकेंड इज कभी कभी दवाई के ऊपर डिपेंडेंसी भी हो जाते हैं हाँ, बॉडी को। आप अगर दवाई नहीं लोगे, जैसे हम छोटे बच्चों को इतना फास्ट डॉक्टर्स भी दवाई देते नहीं है, हाँ, बिकॉज दे वांट द नेचुरल इम्यूनिटी टू ग्रो, करेक्ट, ताकि दवाई लेके फट बॉडी की इम्यूनिटी उल्टा और खराब हो जाती हाँ, है। इट्स नेचुरल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, यस यस, वो खत्म हो जाता है, बिकम्स मोर डिपेंडेंट ऑन दवाई। Correct. तो आयुर्वेदा में मुझे ये जानना है कि मतलब हम पहले से दवाई ले लो का, ये मुझे थोड़ा समझ में यस, नहीं आया। आयुर्वेदा में रसायन चिकित्सा भी बोली गई है। रसायन चिकित्सा मतलब मतलब जैसे समझे मुझे कुछ हुआ नहीं है, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाऊं, एनालाइज करूं और उस हिसाब से दवाई लूं, ऐसा करेक्ट कुछ? करेक्ट। सो आपकी जो प्रकृति है इस हिसाब से वैद्य जो रहते हैं या डॉक्टर्स जो रहते हैं वो आपको बोलेंगे, जैसे शतावरी है ये पित्त के लिए काम करता है, ज्येष्ठ मध है वो कफ के लिए काम करता है, और वात के लिए गुग्गुल भी काम करता है। तो ये जो दवा है हम लोग को एज अ टॉनिक लेनी है, कि मैं बीमार ना पड़ूं इसके लिए भी मुझे लेनी है। तो मुझे ओह। ज्यादा से ज्यादा बीमारी होगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, मुझे मेडिसिन ज्यादा जो रासायनिक औषध है वो लेनी ही नहीं पड़ेंगे। तो कम से कम में ही मेरा हीलिंग पावर बढ़ गया है। सो मे बी इन फ्यूचर मुझे कोई दवा लगेगी भी नहीं ज्यादा। सो दैट इज समथिंग मतलब इम्यूनिटी बढ़ाते रहने के लिए हाँ दवाई, जिसको हम तो जनरली हम जिसको इस तरीके से लेते हैं। आपने बोला शतावरी, तो मुझे एक विदेशी वीडियो याद आया, हाँ एंड द वीडियो वाज इन इंग्लिश, और कोई किसी एक विदेशी महिला बना रही थी।
उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेते रहना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप कभी भी लो। और शतावरी के बारे में वो समझा रही थी, हाँ, हाँ, एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड कि कब लेना चाहिए, मतलब 1 महीना लेके आप 1 महीना डिसकंटिन्यू करो, कुछ तो भी वो अपने हिसाब से समझा रही थी। मुझे एकदम से स्ट्राइक किया दैट यू नो वेस्ट में भी पहुंच गया है, हाँ, और दे हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग इट, लाइक जैसे हम लोग विटामिन्स लेते हैं, हाँ, मल्टीविटामिन लेते हैं, क्यों लेते हैं? बिकॉज दवाई तो ले रहे हैं। अब भी मुझे पूरे अच्छे से समझ में आया कि हाँ, बिना बीमारी की दवाई लेना का मतलब ये नहीं कि हम दवाई ले रहे हैं। मल्टीविटामिन जब ले रहे हैं, हाँ, विटामिन डी ले रहे हैं, तब हम नहीं सोचते कि हम दवाई ले रहे हैं। हाँ, आपने बोला तो मुझे एकदम से लगा क्यों मैं दवाई लूंगी, बट अभी हाँ, मुझे समझ में आया टू कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड बूस्टिंग माई इम्यूनिटी, करेक्ट, आई नीड टू कीप टेकिंग। करेक्ट। सो इसमें कैसे रहता है, इसीलिए रसायन चिकित्सा जो आयुर्वेदा में बोली है, जैसे बच्चों को अपने जैसे बोला कि उनको इम्यूनिटी बढ़ने की एज रहती है। अगर हम लोग ने पहले से ही उनको बहुत सारी दवाई दे दी, तो उनकी जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो बढ़ती नहीं है, तो इसीलिए वो फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं जिसको ज्यादा से ज्यादा बुखार आके गया है, बाद में उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी क्योंकि उसने पहले ही बहुत फाइट कर ली है। तो इन फ्यूचर उसको बहुत सारे वायरसेस को मतलब वो परेशानी नहीं देंगे मतलब क्योंकि बड़े ऑलरेडी, होके बीमार नहीं पड़ेंगे हाँ, ज्यादा। क्योंकि उसने पहले ही फाइट कर ली है। क्योंकि हाँ। बहुत सारे बच्चे आजकल घर पे ही रहते हैं, एक्सपोजर नहीं मिलता है उन लोग को उतना ज्यादा, तो वो घर पे ही बैठ के, मिट्टी में भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं खेलने को कभी कभी, तो मिट्टी में भी वो जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उनको वो एक्सपोजर मिल जाता है एंड दे फाइट अगेंस्ट इट। सो इम्यूनिटी बिल्टअप होती जाती है बचपन से, जो जो बचपन से ही अपने में इम्यूनिटी रहती है, सिर्फ अपने को बूस्ट करना है बढ़ाने के लिए कि वो बढ़े और हम बीमार ना पड़े। तो इसके लिए आयुर्वेद जो क्या बोलता है, अपने शरीर में 3 दोष है, सप्त धातु है और 3 मल है। अभी सप्त धातु कौन से है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद जो बनता है वो ओज है, जो अपने चेहरे पे दिखता है, जो अपना तेज रहता है। अगर एक आदमी आज खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, या मतलब अच्छा खाना नहीं खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो उससे जो रस धातु, पहला धातु है, वो तैयार होगा, वो 7 दिन लेता है। तो आज खाया हुआ मैंने खाना मुझे 3 महीने तक एनर्जी देने वाला है, क्योंकि 3 महीने तक मेरे बॉडी में धातु निर्मित होनी ही वाली है। जो शुक्र धातु है, एंड तक अपना मेडिसिन जाना चाहिए, तब तक वो काम करता है। अगर रस ही अच्छे से बना नहीं है, मतलब एक आदमी है पानी अच्छे से पी ही नहीं रहा है, तो उसमें रस धातु की क्षीणता हो जाएगी, उसमें वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होना चालू हो जाएगा, पैरों में क्रैम्स आना चालू हो जाएगा, हेडेक होना चालू हो जाएगा। वो ढूंढता तो बैठेगा कि मुझे हो क्यों रहा है, पर पानी, मतलब उसको प्यास ही नहीं लगती है। आजकल पेशेंट्स में कंप्लेंट क्या है कि उनको प्यास लग रही है, ऐसे समझता ही नहीं है। अच्छा। तो फिर ओके। वो प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उनको वो सलाइवेशन कम हो रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए पहले। सिर्फ हेडेक के ऊपर ट्रीटमेंट लेके फायदा नहीं होगा, तो उसका रूट कॉज क्या है। आयुर्वेद क्या कहता है कि रूट कॉज के ऊपर अगर आपने ट्रीटमेंट किया, तो वो व्याधि बढ़ेगा नहीं। अपने सिर्फ सिम्टम पे ट्रीटमेंट किया कि सिर्फ सर्दी हो रही है, उसके लिए मैंने दवा ले ली, तो सर्दी 1 दिन 2 दिन में कम हो जाएगी, बट फिर से वो साइकिल रेडी हो जाता है। 1 2 3 महीने के बाद फिर से सर्दी हो गई, 2 3 महीने के बाद अगेन, ये साइकिल रेडी हो जाता है अपने बॉडी में। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आयुर्वेद क्या काम करता है, सर्दी क्यों बढ़ी, कफ दोष बढ़ा है क्या, क्यों बढ़ा है, क्या खाने में आया, क्या खाने में आया है, जो कारण है। अगर कारण जा रहा है बॉडी में, तो कार्य घटेगा ही घटेगा। अगर हम लोग ने कारण जाना ही बंद कर दिया, तो कार्य घटेगा ही नहीं। सो इसीलिए आयुर्वेद वर्क्स लाइक दिस। प्रकृति परीक्षण रहता है, नाड़ी परीक्षण रहता है। अगर आपके हाथ कैसे है, हम लोग शेक हैंड करते हैं, तभी भी हम लोग हाथ पहचान जाते हैं कि इसका कैसे है, स्निग्ध है, ड्राई है, या कैसे है, गर्म है हाथ, उससे भी हम लोग को पता चल जाता है। तो प्रकृति परीक्षण के हिसाब से अपना अग्नि कैसा है, अग्नि मांद्य रहेगा। मतलब आयुर्वेद में क्या बोला है, हर डिसीज का पहला कारण अग्नि मांद्य है। कोई भी डिसीज, अगर आप, अग्नि मानने मतलब गट। गट जो रहता है, गट में एक फायर है, अगर वो फायर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से कर नहीं पाएगा। मतलब क्या, सारकिट्ट विभाजन रहता है, मल अलग करना, जो पौष्टिक है बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेना। अगर ये अच्छे से नहीं हुआ, तो बॉडी में आम निर्मित होती, मतलब टॉक्सिन्स।
अगर टॉक्सिन स्टोर्ड हो रहे बॉडी में और उसके वजह से ही आपको डिसीजेस हो। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे एक चीज पूछना है, दो मैं भूल जाऊंगी। पहला वाला ये पूछना था कि आपने एक चीज बोली कि आज मैं वड़ा पाव या आई एम ईटिंग जंक, तो उसका जो इफेक्ट है वो 7 दिन तक बॉडी में रहता है। हाँ, हाँ। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि जो हम अच्छा खाना खाते हैं, क्लीन ईटिंग करते हैं, उसका मतलब किस हिसाब से बॉडी का असर होता है, एंड हाउ इज जंक फूड अफेक्टिंग द बॉडी? आयुर्वेद क्या बोलता है, रस रक्त मांस, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म मतलब आज मैंने जो खाना खाया है उससे पहले 7 दिन में रस धातु तैयार होगा, उसी रस धातु से आगे जो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें रक्त तैयार होगा, और रक्त के बाद मांस, म्हणजे जो क्रम रहता है वो इसी क्रम से अपने शरीर में धातु निर्मित होती रहती है। ओ अच्छा, तो मैंने ऐसा सोच लिया कि आज मैंने कुछ जंक फूड खाया, हाँ। कल ही बॉडी से निकल गया, ऐसा नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं रहता है, वो धातु निर्मित करता रहेगा। जो एब्जॉर्ब फूड है अपने बॉडी में, जो एब्जॉर्ब हुआ है, विटामिन है, ये जो गट हम लोग बोलते हैं, गट में से जो एब्जॉर्ब हुआ है, अगर कोई कोई गट में से एब्जॉर्प्शन पावर ही चली गई है तो वो आप कितना भी खाओ आपके बॉडी में वो मिलेगा ही नहीं कुछ। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि आपकी, मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं, ब्रेन, अपना ब्रेन और सेकेंड ब्रेन इज अवर गट। व्हाई वी से दिस, क्योंकि उसके सेल्स भी सेम है। अगर स्ट्रेस आ गया तो आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है या गट क्लीन करना है, ऐसे आपको इमीडिएट फीलिंग आ जाता है। तो दैट इज समथिंग, वो बॉडी अपना स्ट्रेस रिलीज करती है, बिकॉज देयर हैज टू बी सम वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। कोई कोई लोग डिप्रेशन में जाते हैं या ये जो चीजें होती है, तो उसमें पहले तो उनका गट पूरा खराब हुआ चुका रहता है, और उनको स्ट्रेस बाहर कैसे निकाले वही समझ में नहीं आता है। बॉडी को समझ में ही नहीं आता है कि ये स्ट्रेस मैं निकालूं कैसे बाहर। तो उस वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ता रहता है, पाइल्ड अप होता जाता है, और बाद में जाके वो डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता है कि उसके लिए मेडिकेशन भी लेना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि ये है, मुझे ये है, स्लीपलेसनेस होना चालू होता है, इंसोम्निया चालू हो जाता है, और एंजाइटी अटैक्स आना चालू हो जाता है पेशेंट्स में, उनको ब्रीदिंग के लिए भी तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए खाना अच्छा खाओगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। तो इसीलिए पहले की जो जनरेशन था, मतलब उनकी जनरेशन में इतने प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, क्योंकि उनका खाना ही सात्विक था। वो बाहर का ज्यादा खाते ही नहीं थे, क्योंकि होम कुक्ड ही फूड खाते थे। तो उनमें डिप्रेशन, वो उनकी जनरेशन, ये क्या होता है, हम लोग के तो जनरेशन में इसके कोई ऐसे था नहीं। और अभी के जनरेशन में वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे, तो वो खाने के वजह से आ रहे। इसीलिए सात्विक सुपाच्य आहार ही खाना चाहिए। अगर हफ्ते में एक बार बाहर का खाना हो गया तो बाकी के 6 दिन तो अच्छे से खाओ, क्योंकि वो दैट इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज, योर लाइफस्टाइल चेंज रहता है। अभी क्या चेंजेस करने चाहिए कि अगर अपना पानी ही खराब आ रहा है, क्लोरीन है पानी में ही, पानी में से जा रहा है, तो वो विश्व समान ही है आयुर्वेदा के हिसाब से। सो इसीलिए हम लोग जितना थोड़ा थोड़ा खाएंगे, 2 टाइम खाएंगे, उतना अच्छा रहता है। और आयुर्वेदा में कैसे बोला गया है कि आपको 70% ऑफ योर हंगर ही खाना है। अच्छा, पूरा पेट भर के एकदम पूरा पेट 100%, नहीं खाना है, 110% तो नहीं बिल्कुल भी खाना है, नहीं। नहीं खाना है। जैसे हम लोग मिक्सी में कैसे अगर कुछ बनाना है मिक्सर में, तो ऊपर थोड़ी स्पेस हम लोग एम्प्टी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका चर्निंग अच्छे से होना चाहिए। अगर वो चर्निंग हुआ नहीं तो वो लिक्विड होगा ही नहीं, वो फॉर्म नहीं आएगा। ऐसा ही चर्निंग अपने स्टमक में भी होता रहता है। इसीलिए अपने एसिडिटी का प्रॉब्लम आजकल इतना बढ़ता जा रहा है सब में। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब जो HCl रहता है अपने बॉडी में, जो पेट में रहता है, वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि खाने में कुछ पेट भर खा रहे हैं, 100% खा रहे हैं, स्टमक की साइज बढ़ती जा रही है, तो इलास्टिसिटी जो रहती है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो कम खाओगे वैसे वो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। सो उसके लिए अच्छा, स्टमक का साइज भी धीरे धीरे कम कम हो होता सकता है, है। यस। इसीलिए लंघन कहते हैं, जो आयुर्वेदा में लंघन कहते हैं, बट उपवास और लंघन इसमें भी फर्क रहता है। लंघन आयुर्वेदा में जो कहा गया है वो कुछ भी नहीं खाना है, 1-2 दिन के लिए सिर्फ पानी पीना है, या उसको लंघन कहते हैं। बट आजकल जो उपवास रहते हैं उसमें सब उपवास के नए नए फूड डिशेज आ गए, तो वो लोग खाना चालू हुआ। तो उपवास का आटा, उपवास में फिर वो खा ले, साबूदाना जरा, साबूदाना खा लेते हैं, हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ कार्ब्स। करेक्ट करेक्ट। तो वो ब्रेक मिलना चाहिए एक, मतलब अगर आज खाने, अगर मूवमेंट है, अगर मुझे लगा है और उधर मैं रोज नमक लगा रही हूँ, तीखा लगा रही हूँ, तो वो हील ही नहीं होगा,
क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस नहीं होगी। बट अगर ये उसको ब्रेक मिल गया, वो ऊपर से कवरिंग कर दिया हम लोग ने, बैंडेज लगा दिया, तो अंदर से अच्छे से कवर हो जाता है। वैसे ही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, उसको भी ब्रेक जरूरी रहता है। अगर वो ब्रेक नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं। अब मैं जानना चाहूंगी कुछ खाना जो आयुर्वेद के हिसाब से हमें बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है। विरुद्ध आहार मतलब क्या है? जो कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं लेना है। दो अलग अलग चीजें आप अकेले खाओगे तो वो अच्छी है, बट साथ में नहीं खानी है। जैसे आयुर्वेद में क्या बोला है, अल्कलाइन फूड्स एंड एसिडिक फूड एक साथ नहीं खाने हैं। हाँ, सो उसका जो वीर्य रहता है खाना खाने के बाद अपने बॉडी में, उसका जो वीर्य है, अगर एसिडिक और अल्कलाइन एक साथ खाओगे, मतलब हॉट एंड कूल एक साथ नहीं खाना है, तो वो अलग अलग तो खाना है। एक थोड़ा सा अगर हम और थोड़ा डिटेल में मतलब जाने। पिज्जा गरम है और कोल्ड ड्रिंक साथ में पी रहे हैं, तो दैट इज अ विरुद्ध आहार, क्योंकि आप शीत और हॉट मतलब जो उष्ण है वो साथ में खा रहे हो। अच्छा, हॉट एंड कोल्ड फूड साथ में नहीं नहीं खाना खाना है, चाहिए। नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शहद गर्म पानी में मिला के उसको लेते हैं मॉर्निंग में, तो शहद कभी भी गर्म नहीं करना है, तो वो विष समान हो जाता है। तो इसीलिए वो सादे मतलब पानी गर्म करना है, उबालना है, ठंडा करना है, फिर उसके बाद उसमें शहद डालना है। मतलब पूरा ठंडा करना है। हाँ, थोड़ा मतलब नॉर्मल रूम लुकवार्म, टेम्परेचर। यस लुकवार्म चलेगा, फिर बहुत ही गर्म नहीं है। कोई कोई डिशेस में हनी डालते हैं, गैस के ऊपर ही डायरेक्ट हनी डाला जाता है, तो दैट इज रॉन्ग, तो वो वैसे नहीं लेना है। और आयुर्वेद में बोला है मिल्क और फ्रूट्स एक साथ नहीं लेने हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग मिल्क शेक्स लेते हैं, तो वो भी आयुर्वेद में निषिद्ध कहा गया है, तो मिल्क शेक्स लेने ही नहीं है, वो विरुद्ध आहार है। आफ्टर दैट मिल्क एंड फिश एक साथ नहीं खाना है, एंड नमक और मिल्क साथ में नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ते में चाय और रोटी खाना एक साथ करते हैं, या नमकीन चाय के साथ हाँ हाँ खाते हाँ, हैं, चाय के साथ नमकीन। तो वो मीट मतलब जो नमक है और मिल्क ये एक साथ लेने ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे विरुद्धाहार कहा गया है। और विरुद्धाहार ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, मतलब आज मैंने एक दिन खाया तो उसके वजह से मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होएगी। बट अगर मैंने रेगुलर रोज मैं खा रही हूँ, रोज फ्रूट सैलड्स मतलब ले रही हूँ, या उसके वजह से मुझे धीरे धीरे स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। सो दैट इज समथिंग अ रीजन ऑफ मेनी स्किन डिसीजेस। तो वो विरुद्ध आहार जो रहता है वो अपने को सेवन नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार बताए गए हैं, बट आजकल के दिन मतलब जमाने में उतना होता नहीं है, इतना फॉलो नहीं हो जा मतलब पता भी। अभी सलाड्स जो रहते हैं, वो सलाड्स कुक करने के बाद ही खाने हैं, क्योंकि अपना जो अग्नि है वो उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है अच्छा, सलाड्स को। कच्चा सैलड नहीं खाना नहीं चाहिए। खाना है, आयुर्वेद के हिसाब से नहीं खाना चाहिए। लाइक स्प्राउट्स एंड ऑल सब नहीं, कुक करके खाना कुक चाहिए। करना ही खाना चाहिए। बट कैसे होता है, आजकल डाइट्स इतने आ गए हैं, उसमें ये बोला जाता है कि आपको खाना है, तो वो फिर समझ में नहीं आता कि करना क्या। बट अपना डाइजेस्टिव फायर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए आप कुक करके वही चीज खाओ, वही आपको हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आयुर्वेद में अपना जो अन्न है वही मेडिसिन भी बोला गया है, तो आप जो खा रहे हो वही आपको हील करने वाला है। तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि अपने को जो अगर मेडिसिन ही नहीं चाहिए तो खाना अच्छे से खाना है। अगर नहीं हुआ तो फिर जो रसायन चिकित्सा है वो हम लोग यूज कर से मतलब त्रिफला जैसे रहता है। त्रिफला मतलब हिरडा भेड़ा आवड़ा, ये चूर्ण रहता है, साथ में लिया जाता है। जैसे बच्चों को भी च्यवनप्राश दिया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए वो दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि वो आहार में रहनी चाहिए। जैसे दही भी बोला गया है कि दही रोज नहीं खाना है, डेली नहीं खाना है। आप कभी कभी खाओ चल जाएगा, राइस के साथ थोड़ा सा, आफ्टर मील्स हम लोग थोड़ा ले रहे हैं, दैट इज फाइन। सिर्फ दही लेके खा रहे हो वैसे नहीं खाना है। नो, इट्स एन एजुकेशन फॉर मी हाँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बच्चों को दही बहुत पसंद है, हाँ बैठे हाँ बैठे खाते रहते हैं। हाँ। तो वो सिर्फ उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं देना है, उसमें थोड़ी शक्कर डाल के देना है, या किसमें भी मिला के उनको आप दे सकते हो, बट फिर भी वो रोज नहीं देना। आप कभी कभी दे रहे हो चल जाता है, उसके लिए कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। छाछ उतना ही अच्छा खा है बट आयुर्वेद में। सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू, जो आप खाना खाने के बाद ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा हिंग रहता है वो डाल के, या नमक डाल के, सेंधा नमक रहता है वो डाल के, वो आप डाइजेशन के लिए ले सकते हो। वो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। हम लोग को क्या लगता है दही ये बहुत ही शीत है, बट एक्चुअल में दही उष्ण है।
तो उसके वजह से भी बहुत सारी एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसीलिए जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको तो हम लोग बोलते हैं आपको दही नहीं खाना है। जिनको नहीं है, जिनकी पित्त प्रकृति नहीं है, कफ और वात प्रकृति है, वो लोग मतलब दही खा सकते हैं, वो भी डेली नहीं खाना है, कभी कभी आप खा सकते हो, उसका कुछ इश्यू नहीं रहता है। अभी मुझे जानना है, आई मीन मेरे फैमिली में भी है और अक्सर लोगों को मतलब एसिडिटी इज समथिंग जो बहुत इजीली बात करते हैं, मुझे बहुत एसिडिटी है, हाँ। मुझे बहुत ही एसिडिटी है, मतलब कुछ लोग तो कुछ नहीं भी खाते तो भी एसिडिटी ऐसा लगता है। और एक तो मुझे पता है दैट एसिडिटी के लिए जो लोग पिल्स पॉप इन करते हाँ, हैं, एंटासिड्स वो ले। एंटासिड वो एक्चुअली गट हेल्थ को और खराब करता है, इतना मुझे समझ में आ गया। बिकॉज गट का जो प्रकृति है वो एसिडिक है, तो वो अल्कलाइन करने की कोशिश करता है, तो जो गट की जो हेल्थी बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है। हाँ। तो मतलब आपका उस दिन के लिए शायद सोल्यूशन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। बट सिंस आई एम सिटिंग विद एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप मुझे बताइए हाउ टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी इन आवर वे, हमारे भारतीय स्टाइल में करेक्ट, करेक्ट। किस तरीके से हम एसिडिटी को पूरा हटा सकते हैं अपनी हाँ, जिंदगी हाँ। से। एक्चुअली क्या हुआ है आज के ज़माने में, ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जिसको एसिडिटी हुआ नहीं है। लाइफ में एक बार तो उनको एसिडिटी हुआ ही रहता है। एंटासिड्स लेने की हैबिचुअल हो जाता है कि एक बार ठीक हो गया, 7 दिन हो गया, अच्छा लगा, बाद में 8वें दिन खुद से लेना चालू कर जाते हैं। मतलब डॉक्टर ने बोला नहीं रहता है कि आपको लेना है, फिर भी कोई-कोई लोग हैं वो रेगुलर लेना चालू कर देते हैं। उससे और क्या, ये ओवर द काउंटर भी बहुत हाँ, इजीली मिल इज़िली जाता मिल है। जाता है, तो वो लेना चालू करते हैं। उनको वो एजुकेशन नहीं रहता है कि है हमें रेगुलरली नहीं लेना है, जब भी एसिडिटी होगी तभी लेना है। ये एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो उनकी भी इसमें गलती नहीं रहती है। बट हम लोग को क्या करना है, ये दवा रेगुलर लेने से गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी फॉर्म होते हैं, जिसे कोलिलिथियासिस बोलते हैं, और उसके वजह से अल्सर्स होना भी चालू हो जाते हैं। जैसे डिओडेनल अल्सर्स है, गैस्ट्रिक अल्सर्स है, मतलब व्रण होना चालू हो जाता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। दवाई के लिए होता है या हाँ, रेगुलर एसिडिटी से होता है? एसिडिटी से भी होता है और रेगुलर दवा लेने से भी, मतलब लॉन्ग टर्म यूज के बाद कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें ये अल्सर्स होना चालू हो जाता है। इसीलिए वो रेगुलर नहीं लेनी है, वो सिर्फ अपने को जब भी है तभी लेनी है। बट इसमें आयुर्वेद क्या कहता है, इसके लिए शतावरी बहुत अच्छा काम करता है। अगर एसिडिटी के लिए अपना जो तन्वी शताभी रहता है वो भी बहुत सुंदर काम करता है। तो क्या होता है कि एसिडिटी क्यों बढ़ी, तो मैंने खाना एक तो टाइम पे नहीं खाया, मुझे भूख लगी है फिर भी मैंने खाना नहीं खाया, रात में बहुत ही लेट सोना, आजकल बहुत लेट सोते हैं लोग, उसके वजह से हो रही है। या फिर कोई कोई में हेरिडिटरी भी रहती है कि मम्मी पापा में था एसिडिटी का प्रॉब्लम, बच्चों में भी आ गया। और आजकल टाइम पे ना खाना खाना, टाइम पे ना सोना, यही प्रॉब्लमेटिक हो जाता हाँ, है। एक्चुअली तो मैंने ये नोटिस किया है लोगों में कि मतलब टाइम पे नहीं सोना हाँ, तो डेफिनेटली इज उसके वजह से और विरुद्धाहार के सेवन के वजह से, जो जैसे अभी विरुद्धाहार हम लोग ने देखे, अगर वो रेगुलर खा रहे हो तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एसिडिटी इतनी बढ़ गई है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में बहुत बढ़ गया है, जैसे अपने स्टमक में 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। जो पेप्सिन जो रहता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है अपने बॉडी में। अगर पेप्सिन के लिए वर्क करने के लिए उसके लिए एक मीडियम लगता है, वो एसिडिक मीडियम लगता है, और इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। बट ये एसिड इतना स्ट्रांग रहता है कि वो अंदर से कोई भी वुंड क्रिएट कर सकता है। इसके लिए म्यूकस फॉर्मेशन होना चाहिए, बाजू में एक लेयर होना चाहिए कि उसके वजह से अपने को कोई भी एसिडिटी तकलीफ ना दे। बट अभी क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है और म्यूकस कम होते जा रहा है, तो बाजू में अल्सर्स होना चालू हो जाता है। और एसिडिटी क्या करती है, हेडेक होना चालू हो जाता है, उनको वॉमिट करने के बाद अच्छा फील हो जाता है क्योंकि पित्त सब बाहर गया, तो फिर दे आर ओके। और GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, उसमें क्या होता है, सोने के बाद एसिड पूरा ऊपर ऊपर आना चालू हो जाता है, हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग होना चालू होता है। तो वो क्यों होता है, तो जो ईसोफेगस रहता है उधर स्फिंक्टर्स रहते हैं जो क्लोज करके रखते हैं स्टमक को और उधर का एसिड ऊपर नहीं आने देते। बट धीरे धीरे वो स्फिंक्टर्स भी लूज होना चालू हो जाता है। जैसे ही आप सोओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पित्त पूरा ऊपर आना चालू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से कफ का प्रॉब्लम भी रहता है और वो कफ के लिए बहुत ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बट उनको समझ में ही नहीं आता है कि अपने को एसिडिटी की वजह से कफ हो रहा है, क्योंकि वो इधर जलन होने के वजह से उधर म्यूकोसा फॉर्मेशन होगा ही होगा।
अगर वो म्यूकोसा नहीं होगा तो वो बहुत व्रण बनाएगा, वुंड्स बनाएगा, इसीलिए वो होना जरूरी रहता है। तो इसीलिए एसिडिटी के लिए आप आयुर्वेदिक हिसाब से क्या कर सकते हो, तो सुबह उठने के बाद जो मिश्री रहती है उसमें घी मिला के लेना है। ओके, सो वो सुबह लेनी प्लेन जो मिश्री जो होता है राइट राइट, उसको उसमें कूट के कूट थोड़ा के सा थोड़ा घी डाल के लेनी रहती है। या फिर काले मनुक्के जो रहते हैं वो रात में भिगो के 10-15 भिगो दिए, सुबह में रोज रेगुलर खाना है। व्हाट इज काले मनुक्के? ब्लैक रेजिन्स। ब्लैक रेजिन्स, हाँ, यस। तो वो खाने जरूरी रहते हैं। अगर वो खाओगे तो एसिडिटी का तकलीफ होगा ही नहीं, क्योंकि उससे एक तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और वो थोड़े स्वीट रहते हैं, तो पित्त बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पित्त तीक्ष्ण है, उष्ण है, उसको कम मधुर रस ही करेगा। जैसे षड रस रहते हैं, आहार में से अपने को षड रस मिलते हैं, जैसे मीठा है, खट्टा है, ये जो 6 रस रहते हैं, तो वो रस अपने को पित्त वात कफ कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसीलिए काले मनुक्के जो रहते हैं वो सुबह में खाने रहते हैं, रात को भिगो के रात सुबह के खाना, भिगो हाँ। के। यस, उसके बाद जो रहता है वो शतावरी, जैसे मैंने आपको बोला, वो एसिडिटी के लिए बहुत सुंदर काम करता है। तो एसिडिटी के अगर भी रहेगी तो शतावरी की टैबलेट रहती है, वो ले सकते हैं। तो कब तक ले सकते हैं? मतलब कैसे रहता है, 15 दिन लेनी है, उसमें सात्म्य नहीं करना है बॉडी को, क्योंकि क्या है 15 दिन के बाद आप स्टॉप कर सकते हो, बाद में अगले 15 दिन के बाद फिर से आप ले सकते हो। तो वो सात्म्य नहीं होना चाहिए बॉडी को, रोज लेने के बाद वो सात्म्य हो जाता है, इसीलिए वो रोज नहीं लेनी रहती है। लाइक एन आदत हो जाती है। करेक्ट, बॉडी को किसी भी चीज की आदत नहीं होने नहीं देनी। होनी। गिव इट अ ब्रेक फॉर 15 days and then again do it Then for again 15 do it. days. Yes, correct. Okay. उसके बाद जो रहता है वो सब्जा सीड्स रहते हैं, वो पानी के जो पानी में आप वो फूल जाते हैं, रात में भिगो के रखोगे तो सुबह तक वो फूल जाते हैं। वो भी एसिडिटी के लिए बहुत सुंदर काम करते हैं। तो वो कोकोनट वाटर में डाल के पी सकते हो या दूध में डाल के पी सकते हो। ठंडा दूध भी एसिडिटी कम करता है, बट वो ठंडा दूध क्यों कम करता है, क्योंकि पित्त का उष्ण गुण है और दूध का मतलब ठंडा दूध है वो शीत है, तो शीत उष्ण को कम करेगा, इसीलिए वो तभी आपको लगेगा कि बहुत एसिडिटी कम होगी ये ठंडा दूध पीने की वजह से। बट बाद में जो एसिड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी चलती ही रह रही है, तो वो कम होने के लिए अपने को दवाई लेनी पड़ती है कि बाद में ये प्रॉब्लम्स मुझे ना हो। इसके लिए अग्नि मानदेय है वो सुधारना पड़ता है। अगर अग्नि अच्छे से काम करेगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग अपने ओपीडी में भी इसके लिए दवा देते हैं। जो ओपीडी में आते हैं उनको जो पेशेंट्स बहुत 6-6 महीना दवाई लिए हुए रहते हैं, फिर भी उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं रहता है, अपने दवा से उनको वो भी मिल जाता है। हाउ लवली। इसके साथ साथ मुझे तो और भी जो चीज जो आपने पहले ही बताया, दैट यू हैव टू ईट ऑन टाइम, यू हैव टू स्लीप, रात भर जाग के फिर आप दिन में एसिडिटी आपको होनी ही है। एंड दही, दही का आप मतलब यूजुअली लोगों को लगता है दही थोड़ा ठंडा कर रहा है, पर दही ठंडा प्रकृति का नहीं है, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। सो आई थिंक मुझे हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं और they are suffering from acidity, you know, it's simple changes in the lifestyle, and learning the right thing will give a very good and proper result. आपने और एक चीज बोला, ये एक्चुअली मैंने कभी सोच के भी नहीं रखा था कि मैं ये सारे सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन यू नो यू कैन नॉट टेक द मदर आउट ऑफ मी नाउ। बट इन्होंने बोला कि बच्चों को जो च्यवनप्राश बना के देते हैं, तो ओवर द काउंटर च्यवनप्राश से अच्छा एक्चुअली मैं ना हमेशा बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ मैं बनाऊं घर पे, कि अगर मुझे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बच्चों को नेचुरली एक मैं कुछ अगर बना के देना चाहती हूँ तो मैं कैसे क्या बना सकती हूँ? आंवला कैंडीज आर वेरी गुड फॉर देम। आप ड्राई कर सकते हो, आंवला जो रहता है वो कट करके उसको ड्राई करके शुगर लगा के वो कैंडीज बच्चे खा पाते हैं, तो दैट यू कैन गिव टू द किड्स। और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ने के लिए जो रहता है सुंठ पाउडर जो रहती है, देखो सौंठ पाउडर, अदरक के पाउडर, तो वो गुड़ के साथ हल्दी के साथ मिला के छोटी छोटी गोली करके रखनी, और वो बच्चों को कभी भी खांसी हो जाए। गुड़ क्या है? गुड़ गुड़ गुड़, अच्छा, गुड़, हल्दी और सौंठ का गोली छोटी छोटी गोली बना के रखनी है, और वो आप बच्चों को दे सकते हो। तो वो बहुत ही छोटी रहती है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है उससे उनको, तो वो कर सकते हो। अजवाइन की पोटली बना के अगर सर्दी खांसी हो गई तो वो शेक देने के लिए जो रहता है उसके लिए भी आप अजवाइन की पोटली बना सकते हो। और बच्चों में जो
नीलगिरी का तेल रहता है वो पानी में डाल के उसकी उनको भाप। भाप देनी रहती है, तो उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। बट ये सब चीजें करने से घर पे ही होती है, ये होम रेमेडीज रहती है। आयुर्वेदिक जो रहता है वो आप जाओगे तो वो उनको बोलते हैं सितोपलादी चूर्ण रहता है, च्यवनप्राश रहता है, ये सब चूर्ण है जो बच्चों को दे सकते हैं, बट फिर भी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ वैद्य या प्रैक्टिशनर, वैसे ही वो आपको देनी रहती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है वो तो आप घर पे बना सकते हो, बट जो मतलब च्यवनप्राश बनाने के लिए या जो प्रोसेस है बहुत बड़ी रहती है, इसलिए वो घर पे आप उतना नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल नहीं पाएगा। होता। जैसे कॉफ सिरप जो मिलता है, बच्चों को खांसी होती, सर्दी होती, मतलब लोग कॉफ सिरप के बारे में ही सोचते हैं, बट कॉफ सिरप के बारे में ऐसी-ऐसी कुछ न्यूज़ और घटनाएँ जो बाहर घूम रही है, उसके लिए कॉफ सिरप देने को भी डर लगता है। हाँ तो हाँ ऐसा क्या हम आयुर्वेदिक तरीका कर सकते हैं कि बच्चे जब बहुत खाँस रहे हैं और मैं कॉफ सिरप नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉफ सिरप बैन भी हो गया है। हाँ हाँ तो मेरी माँ मतलब मेरे पीछे पड़ जाती है, बच्चा खाँस रहा है, खाँस-खाँस के रात को नींद से उठ जा रहा है, मैं क्या दे हाँ सकती हूँ, हाँ जो हाँ उन लोगों को ठीक कर सकते हैं, रिलीफ दे रिलीफ दे सकते हैं? सकता है। तो कैसे रहता है, ज्येष्ठमध कफ के लिए बहुत सुंदर काम करता है। ज्येष्ठ मतलब मुलेठी जो रहता है, हाँ, ये उसके जो छोटे छोटे रूट्स मिलते हैं या उसके खोड जो रहता है वो भी मिलता है, तो ज्येष्ठमध की पाउडर भी मिलती है। या फिर आप उनको खड़ी शक्कर, जो खड़ी शक्कर रहता है वो थोड़ा सा मुंह में रखने को देने का है। सलाइवेशन कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ड्राइनेस आएगा तो उनको खांसी आएगी। तो कुछ तो वो उनको इसीलिए गमीज रहते हैं या छोटे छोटे चीजें आती है, वो उनको मुंह में देनी है। अच्छा, कंटिन्यूअस सलाइवेशन इज़ हाँ, द मेन उनको इधर ड्राइनेस नहीं आना चाहिए, इसलिए तन्वी ज्येष्ठा करके अपनी एक टैबलेट आती है, छोटी सी मतलब बहुत ही छोटी रहती है, वो हम लोग बच्चों को बोलते हैं आपको रात में वो लेनी है। मतलब रात में सोते वक्त वो मुंह में रख के सो जाते हैं, सुबह तक गला खराब नहीं होता है, क्योंकि उसका एक साइकिल रहता है। पहले सर्दी होती है, सर्दी के बाद हम लोग उनको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन देने के बाद उनको खांसी चालू हो जाती है, ये साइकिल हो जाता है। तो वो पहले सर्दी है, बह रही है, तो इंस्टेंटली उसको बंद नहीं करना है, वो थोड़े दिन बह जाने देने चाहिए। बट बहुत ही इरिटेशन हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि उनको सुंठ, हलद और गुड़ ऐसे गोली बना के आप उनको दे सकते हो। बाद में खांसी बढ़ गई है तो उनको शेक देना है, इधर जो रहता है गरम फटका लेके वो चेस्ट पे दबाना है, उससे भी उनका कफ जो स्टोर्ड हो गया, ड्राई हो गया, वो निकल जाएगा। तो जो ड्राई कफ रहता है उसकी खांसी अलग रहती है, और वेट कफ रहता है उसकी खांसी अलग रहती है। अपने को दोनों समझ में आना चालू हो जाता है कि हाँ, ये हाँ। वेट कफ है या ड्राई कफ है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग जाएगी, क्योंकि ड्राई कफ में वात भी बढ़ा हुआ रहता है, तो उनका वात भी कम करना पड़ता है कफ के साथ। और वेट कफ में जो रहता है वो जो कफ है वही ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग वो बोलते हैं। तो अगर बच्चे को खांसी हो गई है तो उसको कोई कोई क्या होता है, आफ्टर वायरल खांसी हो जाती है, मतलब बुखार आ गया है 6-7 दिन के बाद उनको खांसी आना चालू हो जाता है। तो वो क्यों हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े आफ्टर वायरल वुंड्स रह जाते हैं गले में, और उसके वजह से वो खांसी आ रही है, ना कि कफ के वजह से आ रही है। तो वो डायग्नोसिस अच्छे से होना जरूरी रहता है, और अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस ही उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये जो नुस्खे रहते हैं जो छोटे छोटे हैं वो तो हम लोग ट्राई घर पे कर सकते हैं, बट अगर 3-4 दिन हो गए, सर्दी नहीं रुक रही है, तभी दवा की जरूरत लग जाती है। तो तभी आप जैसे कि नहीं, अभी बॉम्बे में, आई मीन बहुत सारे शहरों में हाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में भी देयर इज एन अनईजीनेस और बच्चे लगातार खांसते रहते हैं। हाँ, वो एलर्जिक सर्दी कफ जो रहता है वो अलग रहता है। हम्म। सो एलर्जिक सर्दी रहती है तो डस्ट एलर्जी डेवलप हो जाती है बच्चों में, जो पुरानी धूल रहती है वो डेवलप हो जाती है। तो वो कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि उनकी इम्यूनिटी ही बढ़नी चाहिए। अगर उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उनको ये तकलीफ होगी ही नहीं धीरे धीरे, क्योंकि क्या फिर पंप लेना चालू हो जाता है, जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस बाद में आना चालू हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को हनी रहता है वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं, जो आयुर्वेदिक चूर्ण रहता है वो हनी में मिला के चाटन बना के भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो दैट हेल्प्स देम टू सूद द थ्रोट, तो वो भी उनको हेल्प करता है। और ये जो रहता है वो रेगुलरली इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम लोग उनको तन्वी शता देते हैं बच्चों को, जो तन्वी शता लेते हैं उनमें इम्यूनिटी बिल्टअप जिसका होती बोल रहे थे आप, छोटे छोटे हाँ टैबलेट्स हाँ, होते हैं। तो वो देते हैं, तो उससे भी उनका इम्यूनिटी बढ़ता रहता है। तो बच्चे आजकल हम लोग के क्लिनिक में आके बोलते हैं कि वो सर्दी के लिए वो है ना संतकफ देना,
मुझे खांसी हुई है, ज्येष्ठा देना, आप तन्वी ज्येष्ठा मुझे देना। तो बच्चे भी आजकल वो जानने लगे और कि बच्चों को पसंद भी आता है। हाँ, बच्चों को पसंद भी आता है। ऐसे नहीं है कि आयुर्वेदिक दवा है, अपनी जो दवा जो रहती है वो कड़वी नहीं है, बहुत कड़वी या काढ़े नहीं है। हम लोग ने इसके ऊपर रिसर्च करके इंस्टेंटली रिजल्ट कैसे मिले इसके लिए काम किया, और उसके वजह से बच्चों में भी वो इजीली वो दे सकते हैं। मतलब कोई भी एज के लिए वो मेडिसिन चल जाती है। हाँ, तो और एक चीज़ जो आपने अभी बोला कि हमेशा लगता है कि एलोपैथिक दवाई जो है ना वो हमें एकदम इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है। हाउ इंस्टेंट और हाउ मतलब कितना पेशेंस का काम है इफ समबडी वांट्स टू गो टू आयुर्वेदा? ओके, सो आयुर्वेदा इंस्टेंटली रिजल्ट भी देता है। आयुर्वेदा में अग्नि कर्म है, विद्ध कर्म है, जो इंस्टेंटली मतलब नी पेन के पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, अगर विद्ध कर्म किया तो घर पे जाते वक्त वो अच्छे से चल के जाते हैं। इतना इंस्टेंटली वो काम करता है। बट पता नहीं रहता है पेशेंट को कि ये भी इलाज है इसके लिए, तो वो लेते नहीं है, इसीलिए उनको वो डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। बट ऐसे इंस्टेंट इंस्टेंट दवाई है कि जो सत्व फॉर्म में हम लोग ने बनाई है, इसीलिए वो ब्लड में डायरेक्ट मतलब घुल जाती है, तो उससे वो इंस्टेंट रिजल्ट भी देती है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहते हैं। तो जो बच्चे रहते हैं वो भी ले सके इसके लिए वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। मतलब हेडेक के लिए अगर तन्वी शता दी है तो उसको 10 या 15 मिनट में हेडेक कम हो जाता है। ऐसे नहीं है कि उसके लिए वेट करना पड़ेगा पूरा दिन हेडेक होने के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा, तो फायदा भी नहीं रहेगा कोई ना फायदा नहीं मेडिसिन है, का। हाँ। तो उसको तभी के तभी रिजल्ट में मिलता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ हेडेक होना ये सिम्टम हो गया। अभी अपने को क्या करना है, ये हेडेक क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, वो कारण बंद करना है, नहीं तो ये माइग्रेन में कन्वर्ट होगा। बाद में जाके माइग्रेन अटैक आना चालू हो जाएगा। पहले नेक पेन होता है, फिर माइग्रेन के अटैक्स आना चालू हो जाता है। तो ये रोकने के लिए सिर्फ हेडेक एक दिन के लिए कम करना अपना ध्येय नहीं रहना चाहिए। तो ये क्यों हुआ और उसके ऊपर काम करना है। तो उसके वजह से 15 हम लोग 3 महीने का कोर्स देते हैं। उसमें क्या होता है कि 3 महीने, जैसे हम लोग ने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु 3 महीने में अपने रेडी होते हैं। इसीलिए एंड तक मेडिसिन जाना चाहिए। अच्छा। इसीलिए 3 महीने का हम लोग कोर्स देते हैं, क्योंकि पेशेंट को 15 दिन में ही अच्छा लगना चालू हो जाता है, बट फिर भी हम उसका लोग जो मेन कारण है हाँ वहां तक पहुंचता नहीं हाँ है। तभी तक पहुंचा नहीं रहता। इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको 3 महीना मेडिसिन लेनी पड़ती है, और बाद में वो स्टॉप करने के बाद फिर से ये डिसीज आपको होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने कारण पे काम किया है, ना कि सिर्फ सिम्टम पे काम किया है। इसीलिए वो लॉन्ग प्रोसेस इसीलिए रहती है, ना कि इंस्टेंट रिजल्ट तो पहले ही मिल जाता है, बट कारण के लिए हम लोग वो उतना टाइम जाता है। आपने इतने अच्छे से समझाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक छोटा सा कोर्स ले लिया और आयुर्वेदा का और मैं खुद भी मतलब एक्चुअली मैं क्लियरली समझ गई और मैं समझा भी सकती हूँ, और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी समझ सकते हैं कि क्यों इतना लंबा कोर्स, बिकॉज वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में के अंदर जाने का जो रियल पाथवे है कि इतने टाइम में ब्रेक डाउन होके यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगता है। इट्स सो ब्यूटिफुली यू मेड मी अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़, आई हैव बीन टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, टॉक्सिन रिलीज कराया था बॉडी हाँ, से। हाँ। तो मैंने तो किया था, तो मुझे आपसे जानना है दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ओके और इसके किस क्या क्या उपाय है? ओके, सो आयुर्वेद में जो चिकित्सा शास्त्र है वो पहले तो शमन करता है, मेडिसिन देके शमन करना है। अगर शमन मतलब? शमन मतलब जो डिसीज बढ़ रहा है उसको उसको कम कर कंट्रोल कंट्रोल करना है। हाँ। अगर वो कंट्रोल में नहीं दिख रहा है तो उसके बाद शोधन चिकित्सा की जाती है। शोधन मतलब क्या है, अपने बॉडी में जो स्टोर टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालना। इसके लिए पंचकर्म करते हैं, जैसे बस्ती रहता है, वमन रहता है, विरेचन रहता है, रक्त मोक्षण रहता है, तर्पण रहता है, नस्य रहता है, ये सब पंचकर्म में आते हैं। जैसे बस्ती इज एनिमा, मेडिकल एनिमा, मेडिकल एनिमा। हाँ, और विरेचन रहता भी है। मुझे पता, मैंने किया था, ओह बहुत अलग एक्सपीरियंस अलग ही एक्सपीरियंस था। तो एनिमा के बारे में लोगों को पता ही होगा। इट्स लाइक कुछ काढ़ा और डालते तेल हैं। रहता है, हाँ। एनिमा दिया जाता है उसका। और जो टॉक्सिन्स है उसमें क्या रहता है, पहले स्नेहन स्वेदन किया जाता है। स्नेहन मतलब क्या है, अपने बॉडी में जो रुक्षता आ गई है वात की वजह से, ड्राइनेस आ गया है, वो कम करना है। बाद में उधर
स्वेदन देना है, तो दशमूल क्वाथ जो रहता है उसका स्वेद मतलब भाप लेनी रहती है। तो वो अपने एक्सट्रीमिटीज में जो दोष बढ़ गए वो मध्यम मार्ग में लाना है और एनिमा के थ्रू वो शरीर से बाहर निकालना अच्छा, है। एनिमा इज नॉट जस्ट एनिमा, एनिमा के टाइम पे आप मतलब सिर्फ वो जो काढ़ा टाइप का बना के वो ही, वो पीना नहीं रहता है, नहीं अपने पीना को नहीं, वो एनिमा जो होता है, एनिमा रहता हाँ, है। हाँ वो हमारे इंटेस्टाइन में, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्टली करेक्ट डाला जाता है करेक्ट करेक्ट। और वो क्लीन पूरा करके, अंदर से सब जो जूना मल है वो सब लेके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो चिपका हुआ रहता है, कभी कभी वो बाहर ही भी आता नहीं है, कई कई सालों तक वो अंदर रह जाता है। तो वो निकालने के लिए, फ्लशिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके लिए पंचकर्म किया जाता है। जैसे एसी है, उसका भी हम लोग साल में एक बार तो सर्विसिंग करवाते ही है, हाँ, क्योंकि मल किधर तो अंदर तो है, तो वो निकालना चाहिए, इसके लिए हम लोग पंचकर्म करते हैं। और पंचकर्मा में ये पांचों चीज आता है, तो टॉक्सिन रिलीज करने के पांचों करना जरूरी है? नहीं, ऐसे नहीं रहता है, हर एक को हर चीज नहीं करनी है। जिसके शरीर में पित्त है उसको विरेचन करना है। विरेचन क्या है? विरेचन मतलब मेडिकल मेडिसिन दिए जाते हैं, उससे मोशंस हो जाते हैं, लूज मोशंस होके वो सब निकल जाता है। और वमन जो रहता है वो उल्टी करना रहता है, उसमें उल्टी होने के लिए मधुफल वगैरह ये सब दिए जाता है, उससे उल्टी करके सब निकाला जाता है। और बस्ती जो रहती है वो वात के लिए करते हैं। सो जो वमन है वो कफ के लिए करते हैं, मतलब लंग डिसीजेस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऊपर से ऊपर हो रहे हैं, तो वो कम करने के लिए वमन दिया जाता है। वो भी वसंत ऋतु में ही दिया जाता है, ऐसे कभी भी नहीं करना रहता है। और जो पंचकर्मा है वो जो आपका वैद्य रहेगा वो नाड़ी परीक्षण करेगा, आप में कौन से दोष बढ़े हैं उस हिसाब से ही वो आपको सुझाएगा, मतलब बोलेगा कि आपको ये करना है, ये अच्छा। पंचकर्मा आपको नीडेड है। ऐसे नहीं कि सभी 5 के 5 आपको करने रहते हैं, ऐसे नहीं रहता है। तो मुझे 3 तो समझ में आया, एक है बस्ती विच इज एनिमा, देन वमन और विरेचन, विरेचन करेक्ट। जो दवाई लेके लूज मोशन, हाँ, एंड और नस्य रहता है। नस्य रहता है मतलब नाक में गाय घी जो रहता है, गोघृत जिसे बोलते हैं, उसके 2 थेंब डालने रहते हैं, 2 बूंद अपने को डालने रहते हैं। वो नासा क्यों बोला है? नासा ही शिरसोद्वारम, मतलब ब्रेन के लिए डायरेक्ट डोर कौन सा है, तो अपने नोज ओके, में से जाएगा। सो जिनमें मेमोरी लॉस होना चालू हो गया है, या जिनमें साइनस का प्रॉब्लम ऊपर से है, बच्चों में भी साइनस बहुत ही पैक रहते हैं, सो एडेनॉइड्स उनके ग्रो करते हैं, सो वो कम करने के लिए भी अपना जो गोघृत रहता है वो काम करता है। जिनमें एसिडिटी रहता है उनके लिए भी गोघृत बहुत सुंदर काम करता है। तो 2 थेंब जो रहते हैं वो नाक में डालने 2 रहते हैं, बूंद? 2 बूंद डालने रहते अच्छा। हैं। हाँ, सो उससे भी बहुत रिजल्ट मिलता है। और ये नस्य चिकित्सा हम लोग में रेगुलरली करवाते हैं टू ब्रीथ ऑल्सो करेक्टली, बिकॉज अपने को सब जो प्राण वायु मिल रहा है वो अच्छे से मिलना चाहिए। अगर तो ब्लॉक ये है, nasal, साइनस ब्लॉक है, हाँ, तो आपको मिलेगा नहीं, आपका वॉइस चेंज होता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सब इधर अफेक्ट कर रहा है। सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, उसके लिए नस्य करते हैं। और बाद में जो रहता है वो रक्त मोक्षण रहता है। रक्त मोक्षण जो रहता है उसके लिए जलौ का चरण जो रहता है वो जलौ का उधर लगाती है। अगर किधर है बॉडी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उधर वो जलू रहती है, वो लगाई जाती है। जलू क्या है? जलौ का रहती है, अच्छा, एक लीच, कुछ मतलब लीच, हाँ हाँ, अच्छा, ओके तो वो ओके, उधर लगाई जाती है। तो वो क्या करती है, सिर्फ जो गंदा खून है उतना ही वो ले लेती है, खींच के निकाल लेते खींच के हैं। निकाल लेती है, और जो अच्छा खून है वो नहीं निकालती। सो इसीलिए गंदा खून निकालने के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है। बॉडी में से टॉक्सिन्स है वो रक्त में ही है, तो रक्त में से निकालने के लिए जलौ का चरण किया जाता है। अच्छा, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है, ऐसे नहीं है कि आज चालू हुआ है। ये बहुत पुराने सालों से यही टेक्निक्स यूज की जा रही है। मुझे ऐसे याद आया, एक आयुर्वेदिक सेंटर है मुंबई में हमारे पास ही, तो मैं वहाँ पे गई थी वमन थेरेपी करने। हाँ, और बहुत एक पतेला वो बनाते हाँ, हैं काढ़ा, काढ़ा और वो बनाते हैं। पिलाते हैं। हाँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड वो 1 ग्लास पी रही थी और 2 ग्लास उल्टी कर हाँ, रही थी। हाँ। मैं पूरा पतेला पी गई और मुझे उल्टी ही नहीं आई। अरे मैंने बाप रे! लास्ट में बोला ये क्या सब मेरे पेट में जाके बस तो नहीं गया, अब मैंने डाइजेस्ट तो डाइजेस्ट नहीं कर लिया। नहीं, वो आ जाता है, बाद में आएगा आपको। हाँ, मतलब लेकिन पूरे पूरे टाइम जहाँ पे मैं वहाँ पे थी हाँ, क्लिनिक में, मुझे आया ही नहीं उल्टी। तो लास्ट में मैंने बोला उंगली डाल के उल्टी कर ली, तो हाँ, डॉक्टर ने बोला कर ही लो, कर ही अभी लो, अभी क्या आ हो ही रहा है, नहीं आ रहा ही है। नहीं रहा।
तभी भी उल्टी नहीं आया। क्या वैसे बात कर उंगली रहे हो? डालने से उल्टी आ जाती, इतना पी लिया कि पेट फट रहा था पर उल्टी नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला घर ही जाती हूँ, भी कब तक बैठे रहे। हाँ। गाड़ी में बैठी और जैसे गाड़ी चलने लगी तब से मुझे उल्टी, और पूरे रास्ता मैं उल्टी करते हुए बाप रे! घर पहुंची। हाँ। और नहीं, आई वो थिंक अंडर ऑब्जर्वेशन, इसीलिए बोलते हैं ना कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही करने की चीजें रहती है। कोई हाँ भी ऐसे ही वमन घर पे नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है, कोई कोई बहुत पेशेंट्स रहते हैं, सुबह उठ के मुंह में उंगली डाल के सब पित्त जो बड़ा है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे नहीं करना है, जलन नीति रहती है, वो कभी कभी कर सकते हैं, बट जलन नीति is यहाँ से पानी डाल हाँ, के यहाँ या से करेक्ट निकालना। करेक्ट। बट फिर भी वो अंडर एक बार पहले वैद्य से कैसे करना है अच्छे से सीखना है, बाद में ही करना है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, सब जो प्रोसीजर्स रहती है, इसीलिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही करनी रहती है। ऐसे ही कर दी ऐसे नहीं करना रहता है। हाँ, और मतलब ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट ही सवाल है, बट घी विथ आयुर्वेदा इज लाइक अ वेरी सिनोनिमस टर्म्स। मतलब आयुर्वेदा में ऐसा लगता है घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, और घी को हम किस तरीके से, सही तरीके से ले सकते हैं? ओके, सो आयुर्वेद में गोघृत को बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अग्नि बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, 1 चम्मच घी डाल देते हो, तो उससे वो क्या होता है, अग्नि बढ़ जाता है। तो अपने पेट में भी डाइजेस्टिव फायर है, अगर उसको आपको बढ़ाना है तो उसके ऊपर घी डालना ही जरूरी है। हाँ, तो वो डालेंगे तो वो डाइजेस्टिव फायर अच्छे से काम करना चालू हो जाएगा, आप जो भी खाओगे उसका पचन अच्छे से होगा। और इसीलिए सुबह उठने के बाद 1 ग्लास गर्म पानी में घी डाल के, गोघृत डाल के पीना रहता है। और इसमें आयुर्वेद में स्नेहपान भी बोला गया है। कैसे रहता है कि आपकी बॉडी है, रुक्ष है, तो उसको स्निग्धता की जरूरत है। तो पहले दिन 1 चम्मच तूप लेना है, दूसरे दिन 2 चम्मच लेना है, तीसरे दिन 3 चम्मच लेना है, चौथे दिन 4 चम्मच लेना है। बाद में स्टूल्स में स्टिकीनेस आना चालू हो जाता है, तो आपको समझ में आ गया कि अभी ऑयल जो घी है वो उधर तक पहुंच गया है, तो ओके। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसने कवर कर लिया है, तो तभी आपको रुकना है। तो वो मात्रा है कि जितनी मात्रा आपकी बॉडी को सूटेबल है, 4 चम्मच है, 2 चम्मच है, उतने ही दिन में जाने चाहिए। तो दैट इज समथिंग अ टेस्ट टू नो कि आपकी बॉडी कितना घी की डाइजेस्ट जरूरत कर, है। मतलब कितना उसको जरूरत है। अगर चूर सॉफ्ट होके बाहर निकल में आ रहा है, दैट मीन्स कि उतना ही काफी है। सो उससे क्या होता है, तो घी आयुर्वेद में क्या बोला है, मेधावर्धक है, मतलब बुद्धि बढ़ाने वाला है, आयुवर्धक है, मतलब आपकी आयुष्य बढ़ाने वाला है, और अग्निवर्धक भी है, जो अग्नि है उसे बढ़ाने वाला है। तो इसके लिए बहुत एक एक ऐसा पीरियड था, तभी बहुत बोला गया कि घी लेना ही नहीं है, घी बंद कर दो, उससे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये सब बहुत बोला गया। बट एक्चुअल में दैट इज अ गुड फैट एंड योर बॉडी नीड्स इट। ऐसे नहीं है कि आपके बॉडी को गुड फैट्स की जरूरत भी रहती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी जरूरत रहती है, जो घी में रहती है। इसीलिए स्निग्धता आने के लिए, बॉडी में जो स्निग्धता की जरूरत है वो आने के लिए आपको घी लेना जरूरी है। अगर रोटी बहुत ही ड्राई है तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग ने घी लगा दिया, तो वो ड्राइनेस कम हो जाता है और स्निग्धता बढ़ जाती है। तो अपने को बॉडी में क्योंकि वात है, वो सब मूवमेंट्स अपने कंट्रोल कर रहा है, अगर वात बढ़ेगा तो अपनी मूवमेंट्स अच्छी नहीं होगी, इसीलिए रुक्षता भी बढ़नी नहीं चाहिए, इसीलिए अपनी कंट्रोल में रहनी चाहिए, रुक्षता भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसीलिए स्निग्धपान करना बहुत ही जरूरी है। अगर स्निग्धपान है, घी रेगुलर आपके बॉडी में जा रहा है, तो आपको ये रुक्षता की प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम ये होगी ही नहीं। सो क्या हम हमारे खाने के तेल के बदले में घी यूज कर सकते हैं? हाँ, गोघृत आप यूज कर सकते हो, बट कैसे तेल भी आजकल रिफाइंड आ रहे हैं, तो वो नहीं यूज करने हैं, उसके वजह आप जो घृत रहता है, घी है, वो आप यूज कर सकते हैं उसको अच्छा, और एक चीज भी मुझे पूछना था कि घी से जब हम कुछ फ्राई करते हैं हाँ, तो क्या वो घी का, फ्राइंग के लिए नहीं करना यूज, अब जो थोड़ा बहुत है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जैसे लगाने के लिए तड़का यूज? लगाने के लिए हाँ। थोड़ा बहुत है, उसके लिए हम लोग घी का उपयोग कर सकते हैं। बट बहुत ही फ्राई करने के लिए घी ज्यादा ना यूज करे तो अच्छा है। जैसे पूरी तलने के वक्त बहुत सारे लोग घी भी यूज करते ही है, तभी वो चल जाता है, बट ज्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि वो मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। अपने बॉडी को कैसे 4 ही चम्मच
डाइजेस्ट हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग ने टेस्ट जो बोला उसमें कैसे 4 चम्मच के बाद आपकी स्टूल्स अच्छे से सॉफ्ट हो रही है, दैट इज योर टेस्ट कि Limit. आप लिमिट कि इतना ही आप घी ले सकते हो, बट जब आप घी इतना ले रहे हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी चीज की बैलेंस की जरूरत है, करेक्ट, कोई भी चीज मतलब डिसबैलेंस होके ओवर कर लो अच्छा है तो नहीं वो भी होनी चाहिए। अच्छी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, आयुर्वेदा इज टेलिंग यू टू हैव अ बैलेंस इन एवरीथिंग। आपके दोष भी बैलेंस में होने चाहिए, आपके मल भी बैलेंस में, क्योंकि आज अगर अच्छे से खाना खाया ही नहीं है तो मल भी अच्छे से फॉर्म होगा ही नहीं, सो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं। सो दैट इज अ लॉन्ग क्रॉनिक डिसीज, अगर वो है तो पहले ही क्लियर करना चाहिए। सो ये बच्चों में भी आजकल बहुत कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पाउडर मिल्क लेते रहते हैं, तो वो कितना क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट डाइजेस्ट हो पा रहा है क्या उनको, वो भी देखना बहुत जरूरी रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चों में भी अगर है तो उनको सोते वक्त मिल्क के 1 चम्मच घी डाल के देना है, अच्छा तो उनके स्टूल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उनको लैक्सेटिव्स देने की इमीडिएट जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो उनको रात को सोते वक्त 1 ग्लास गर्म मिल्क के साथ 1 चम्मच घी डाल के देना है, गोघृत, तो उससे भी उनका पेट साफ रेगुलरली होना चालू हो जाता है। हाउ वंडरफुल। एक लास्ट सवाल जिसके लिए आपका वीडियो काफी मतलब लोगों ने देखा, हाँ, तो दैट इज अबाउट फैट लॉस और फैट पॉकेट्स करेक्ट। इन बॉडी, तो मुझे उसके बारे में जानना है। ओके, सो उसको लाइपोमा कहते हैं, और आयुर्वेद में उसे मेदो जो ग्रंथि बोलते हैं। सो क्या होता है कि अपने बॉडी में फैट फॉर्मेशन तो रेगुलरली होने ही वाला है, जो खाना खाएंगे उससे ही फैट फॉर्मेशन और होगा। ये हमारे मतलब हर एक देश का एक हाँ, मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, टू पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग करेक्ट, करेक्ट, अगेंस्ट फैट, करेक्ट, सो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं? करेक्ट। सो जो लाइपोमा जो रहता है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ फैट लोगों में ही होगा, ऐसे नहीं, बहुत सारे थिन पेशेंट्स भी आते हैं, उनमें भी वो तकलीफ दिखाई देती है। तो ऐसे ये बड़े बड़े ऐसे टेंगुल आ जाता है उधर, मतलब बड़े पॉकेट्स तैयार हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी जो फैट है वो अच्छी तरीके से स्टोर नहीं करेगी, तो वो उधर ही स्टोर करिए, स्किन और मसल के बीच में स्टोर करिए, उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते थे कि मैडम इसका कुछ इलाज है कि नहीं, कोई भी इलाज ही नहीं है इसके लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या करें, क्या करना जरूरी है? तो आयुर्वेद में उसे लेप भी करना बोलते हैं, कि उधर लेप लगाना रहता है, तेल लगाना रहता है, और पेट में से दवा भी लेनी रहती है। और अपने बहुत सारे पेशेंट्स है कि उनको इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो भी पॉकेट्स फॉर्म हुए थे उनके वो कम हुए हैं, कोई कोई पेशेंट्स में तो वो पूरे के पूरे गए भी हैं। ऐसे भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो वो हेरिडिटरी रहता है, एक तो बहुत सारे पेशेंट्स में मम्मी पापा को रहता है, उसके वजह से उनको आया हुआ रहता है, और आजकल पनीर खाने से या ये चीजें खाने से भी वो बढ़ता है। पनीर और स्वीट्स बहुत खाने से, अगर अग्निमांद्य है, जैसे बॉडी में अगर पचाने की ताकत ही नहीं है और फिर भी अगर आप ये खा रहे हो तो उससे भी ये फॉर्म हो जाता है। सो वो नहीं खाना रहता है। सो इसके लिए आयुर्वेदा में लेखन कर्म करने वाले कोई कोई मेडिसिन रहते हैं। लेखन कर्म मतलब क्या रहता है? वो जो कुछ भी फैट अंदर स्टिक हो गया वो उधर निकालना है, स्क्रैच कर करके वो उधर से वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग गुग्गुल कल्प यूज करते हैं। जो गुग्गुल कल्प क्या करता है? जो फैट है वो बर्न करने के लिए हेल्प करता है। वो जो बर्न करने के लिए बर्न करने का वो क्या होगा? तो जो फैट है वो ब्लड में ही डाइल्यूट होके निकल जाएगा। तो इसके लिए वो हम लोग करते हैं। सो ऑयलिंग, अभ्यंग जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा में, जो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अभ्यंग मतलब बॉडी को ऑयलिंग करना, जो संडे को तो करना ही है। हम लोग भूल गए क्योंकि पुराने जमाने के लोग करते थे, बट आजकल वो कोई नहीं हाँ, करता है। पुराने जमाने में तेल लगा के ही नहाने हाँ, जाते थे। हाँ, तो आजकल वो कोई नहीं करता है, बट वो करना बहुत जरूरी है। सो उसे अभ्यंग कहते हैं, जो एक दिनचर्या का एक पार्ट है। अभ्यंग उद्वर्तन कहते हैं, मतलब उठने लगाना, सिर्फ दिवाली में नहीं लगाना है। तो अपने को वो रोज लगाना है। क्यों? क्योंकि इधर पोर्स रहते हैं, और वो पोर्स क्या करते हैं? विथ स्वेट वो टॉक्सिन्स अपने बॉडी में से बाहर निकालते हैं। अभी लाइपोमा के पेशेंट्स में क्या होता है, उनमें कोई कोई ऐसे रहते हैं कि उनको बिल्कुल भी स्वेटिंग ही नहीं होता है। ऐसे भी रहते हैं कि उनमें कुछ भी स्वेटिंग ही नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज किया, थोड़ा बहुत स्वेटिंग हो गया, दैट्स इट।
बट उनको ऐसे नहीं है कि गर्मी हो रही है, ऐसे नहीं। और कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं कि उनको बहुत गर्मी होती है और बहुत स्वेटिंग होता है, सो एक्सट्रीमिटीज़ रहती है उनमें। सो ये पहले क्लियर करना पड़ता है और बाद में उनको क्या होता है, ऑपरेट करने के बाद भी आजू-बाजू में वो आना चालू हो जाता है लाइपोमास, तो वो नहीं आना चाहिए, इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेते हैं। और ये जो लाइपोमास की सिस्ट रहती है, वो कोई भी मतलब हार्मफुल नहीं रहती है, दोज़ आर बिनाइन सिस्ट, तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा डिसीज़ है, ऐसे भी नहीं रहता है। सिर्फ वो कम करने के लिए ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हेल्प करते हैं। सो अपने ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि उनको इसके लिए बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिले हैं। और फैट लॉस जो आप बोल रहे हैं, वो जो है वो अलग चीज़ होती है। जैसे वेट कम करने के लिए स्थूल्य जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि डाइट अच्छे से आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करना रहता है, तो उससे भी डिफरेंस होना चालू हो जाता है। उसके लिए दवा भी रहती है, मेडिसिन्स भी रहते हैं, जैसे गुग्गलकल्प है, वो भी उसके लिए काम करता है, अभ्यंग करना रहता है। तो ये रेगुलरली और उसके साथ एक्सरसाइज, आयुर्वेद में क्या बोला गया है, अर्धशक्ति व्यायाम करना है। मतलब आजकल हम लोग बहुत देखते हैं कि एक्सरसाइज करते वक़्त बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी उतनी ताकत नहीं रहती। आयुर्वेद में क्या बोला है कि आपको अर्धशक्ति व्यायाम करना है, कि आपकी बॉडी की शक्ति कितनी है, उससे अर्धी मतलब आधा, आधा ही आपको व्यायाम करना मतलब है। एकदम जी जान लगा के एकदम लास्ट हाँ, तक नहीं, नहीं करना थोड़ा है, सा बैलेंस थोड़ा-सा रख के वहां बैलेंस पे रखना भी। है, उन्हें अच्छा। वो भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, तो उसका प्रेशर हार्ट पे ही आएगा। तो इसीलिए वो करना ज़रूरी रहता है कि आपको आपकी कितनी मतलब शक्ति है, उतना ही करना है, उससे कम ही करना है। मतलब उससे ज़्यादा जाके बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वैसे नहीं करना रहता है। हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जैसे बोला कि बेनाइन है ये सिस्ट, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि क्या आयुर्वेद के पास कैंसर का भी उपाय है? एक्चुअली कैसे रहता है, कैंसर के लिए जो रासायनिक जो मेडिसिन रहती है या केमोथेरेपीज है, वो तो लेनी जरूरी ही है, ऐसे नहीं कि वो लेनी नहीं है। बट आयुर्वेद क्या करता है, आपको हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट इट, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। प्रिवेंटिव जैसे बोलते हैं, वैसे ना पैलेटिव केयर के लिए वो ज्यादा यूजफुल रहता है। और कोई कोई पेशेंट्स में बाद में हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन वो लेने आते हैं कि कुछ रिजल्ट ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तभी भी हम लोग के पास आने वाले पेशेंट्स रहते हैं। उनके लिए आयुर्वेद हेल्प करता है, क्योंकि क्या हीलिंग प्रोसेस ही है। आयुर्वेद क्या करता है, आपको हील करता है। अगर बैड सेल्स है वो कम करने के लिए हेल्प करता है। बट ऐसे नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद लेना है, तभी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहती है उसकी, वो भी लेनी उतनी ही जरूरी रहती है। उसके साथ पेशेंट्स आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट बहुत सारे लेते हैं। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर तरीके का एक जवाब मिल गया, सिर्फ यही करो तो ही अच्छा है। आपके साथ कॉन्वर्सेशन ने मुझे ये बताया दैट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। मतलब एक मध्य रास्ता हाँ। लेना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का एक्सट्रीम नहीं, ना तो वो आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर लो, ना ही आप सिर्फ आयुर्वेदा पे ही डिपेंड करके सोच लो यार मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो ट्रीटमेंट करना है वो भी करे। सिंपल चीजें लाइक अपना टॉक्सिन्स कैसे निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, करेक्ट। जो चाहे वो एसिडिटी हो या कैंसर हो। तो हम अपने लाइफस्टाइल को एकदम एक सेंटर में बैलेंस्ड तरीके से अगर लेके जाए, तो हेडेक हो या एसिडिटी हो या फिर कोई और अन्य बीमारी, हम हर एक चीज से बच सकते हैं। बराबर। और बिकॉज ये आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट टुडे, इट हैज बीन विद अस थ्रू एंशिएंट टाइम्स। सो थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल विस्तार तरीके से हमें समझाया। आई फील दैट आई एम अ चेंज्ड पर्सन। एक बैलेंस लाइफ में होना जरूरी है, एक शांति, और आई एम सीइंग इट इन अ डिफरेंट वे। तो अब मुझे पता है, अब चाहे मैं बीमार फील नहीं भी करूं, आई एम गेटिंग माई नाड़ी टेस्टेड टू सी कि मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से मैं अपने कौन से तत्व को बैलेंस करके आगे बढ़ूं, ताकि मेरे जिंदगी में भी आगे काम आए। बहुत ही मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या रहता है, आयुर्वेद अपने को ही बढ़ाना है, आयुर्वेद अपने को ही आगे लेके जाना है, क्योंकि ये अपना शास्त्र है। अपने शास्त्र के ऊपर अपने को पूरा भरोसा होना चाहिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके मुझे अच्छा लगने वाला है, मैं ठीक होने वाली हूँ।
आधे That से is ज्यादा तो important. वही है कि Yes. यहाँ Yes. हमें लगता है ना कि हम ठीक हो रहे हैं, हाँ तो मतलब लोग तो कभी वो शक्कर के गोली लेके भी हाँ ठीक हो जाते हैं, तो करेक्ट है करेक्ट ना? हाँ तो बराबर है. दिमाग में अगर हम रखते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो आधा तो हमारा बॉडी उधर ही रिएक्ट कर लेता है. विल पावर, जिसे हम लोग बोलते हैं कि विल पावर अच्छी रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें से बाहर, कोई भी डिसीज हो उसमें से बाहर आने के लिए विद द मेडिकेशन वी टेल आपको आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रखनी, क्योंकि तभी बहुत डिप्रेशन भी रहता है पेशेंट्स में. तो उनको बोलना, उनको ऐसे नहीं कि सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट रिलेशन नहीं रखना पड़ता है, तभी उनको अच्छे से समझाना पड़ता है कि कुछ नहीं, आप इसमें से बाहर आने वाले हो. वो कॉन्फिडेंस डॉक्टर के ऊपर आने के लिए पेशेंट को वो ट्रस्ट भी होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और अपने ऐसे बिकॉज ये तन्वी जो है अपना, वो 30 इयर्स ओल्ड ब्रांड है. सो हम लोग का जो है वो मेरी मम्मी ने चालू किया था और आगे आगे हम लोग लेके जा रहे हैं. सो दैट इज समथिंग सो नाइस कि हम लोग ये जो आयुर्वेद है वो आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं इस एपिसोड को फिनिश कर रही हूँ. आप मत भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टू द दीबिना बनर्जी शो. और मैं ये समय का सदुपयोग करके इनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे बुखार आया है आज, ये जो पॉडकास्ट मैं कर रही हूँ विथ फीवर, तो मैं उनसे क्विक थोड़े सजेशंस ले लेती हूँ. डॉक्टर आई है मेरे पास, मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी. So thank you so much for watching and bye. Yeah.